नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में लगे स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही सियासत की खबर से। आपको बता दें कि बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर खूब सियासत की जा रही है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि जगदा बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनको 17% कम बिजली का बिल आ रहा है। विजेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पर कई तरह के आरोप लगाए और साफ साफ कह दिया कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में 3 स्मार्ट मीटर लगाए। सभी स्मार्ट मीटर का बिल उनके पास है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी खपत 17% तक कम हो गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो उनका विरोध कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया जाता है तो ये जायज नहीं बल्कि गलत है। तो स्मार्ट मीटर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर इसे जल्द से जल्द हटाया नहीं गया तो वो आंदोलन रद्द हो जाएंगे और इसी को लेकर सरकार ये दलील दे रही है कि इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं, कहीं से भी कोई नुकसान नहीं। बल्कि विजेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जगदा बाबू यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर पर जो ये स्मार्ट मीटर लगा है उससे उनके बिजली के बिल में कमी आई है, ना कि बढ़ोतरी हुई है। 3 जगह उनका कनेक्शन है। एक उनके अपने नाम से है, एक पुतोह के नाम से है और एक बेटे के नाम से। बता दीजिए तीनों का क्या आया 1 साल में। बता दीजिए महेंद्र जी। रीडिंग जो है सर, पहला जो है उसका जो जगदा बाबू के नाम से है 17% कम हुआ है 2 अवधि में जो कंपेयर किया है। नहीं, जगदा बाबू के नाम से जो उसको बता दीजिए। उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा है तब दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है। ये आंकड़ा मैं दे दूँ, मैंने घटा है, बिल घटा है। जगदा बाबू के नाम से है उपभोक्ता वही। हम बोल दीजिए, बोल दीजिए नाम बोलिए। श्री जगदानंद सिंह। और उनके पुतोह के नाम से जो उसका भी बोलिए। श्रीमती सरस्वती कुमारी। ये इनका भी जो 2 अवधि का कंपेयर किया हम लोगों ने, जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 से जनवरी 2024, इस दोनों अवधि में कोई खास वृद्धि कंजम्पशन का और बिल का नहीं। हाँ, पटना में जी। तीसरा बिल श्री दिवाकर सिंह जो उनके लड़के हैं, उनका थोड़ा अधिक है बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसका मीटर से कोई। तो आपने सुना कैसे विजेंद्र यादव ही नहीं बल्कि उनके अधिकारी की तरफ से भी साफ शब्दों में कहा गया कि उनके बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है और इससे स्पष्ट समझ आता है कि स्मार्ट मीटर का फायदा न सिर्फ सत्ता पक्ष यानी कि बिहार के लोग या सरकार के लोग उठा रहे बल्कि विपक्ष के लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा और इसलिए इस तरह के आरोप जायज नहीं। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 25 सितंबर को आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में लग रही स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और आंदोलन का ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को लूट रहा है। नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन कम फाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। और इधर विजेंद्र यादव के बयान पर सियासत काफी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के बिजली मीटर से पूरे राज्य के उपभोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं हो जाएगी। तो बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि विजेंद्र यादव के बयान से साफ हो गया है कि स्मार्ट मीटर लोगों के हित में है। ऊर्जा मंत्री जी, किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट मत कीजिए। शायद आपको पता नहीं है लेकिन बहुत जल्द ही बिहार में खुलासा होगा कि बिहार सरकार में रहते हुए सरकार के लोग, सरकारी लोग किस तरह से बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं। को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं वो बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले जो कार्य हो रहे हैं,
जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशानी और कठिनाई हो रही है, उन कठिनाइयों का वर्णन नहीं किया। राजद के लोग इसलिए स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं कि बिजली का चोरी बंद नहीं हो सके। श्री जगतानंद सिंह जी के जो बिजली बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम आया है, यह बहुत खुशी का बात है। इसी तरह से हर एक जनता का बिजली स्मार्ट मीटर से हम लोग चाहते हैं कि बिजली बिल ईमानदारी से मिले, लेकिन राजद के लोग को बेईमानी ही फेहरिस्त बना हुआ है। विपक्ष के द्वारा स्मार्ट मीटर को कटघरे में खड़ा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्मार्ट मीटर का सिंपल सा फंडा है कि जितना आप उपयोग करेंगे उतना आपको बिल देना पड़ेगा। और राजद जैसी पार्टियां जिनके राज्य में बिहार में बिजली थी ही नहीं, अगर ऐसी बात करें, आरोप लगाएं तो हास्यास्पद ही लगता है। और राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस पर संजय झा ने खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि काम करने को लेकर मैं तैयार हूं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर संजय झा ने लिखा है कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं अपने सम्मानित साथी सांसदों के साथ मिलकर सड़क, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, पर्यटन और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति परिदृश्य को आकार देने में योगदान देने के लिए तत्पर हूं। दीर्घकालिक योजनाओं और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करके अस्थायी समितियां कार्यपालिका का मार्गदर्शन करने, दिशा, अंतर्दृष्टि और सिफारिशें देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य व्यापक दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य के साथ पूरे हों। और कैमूर में पुलिस 18 क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों को सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के धार्मिक पुस्तकें बांटने के आरोप में हिरासत में लिया गया। भभुआ प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 2 सरकारी स्कूलों में धर्म प्रचार कर रहे हैं। जांच करने के बाद 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, हिरासत में लिया गया। उनके 3 वाहन को भी जब्त किया गया। घटना भगवानपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय निबिया और मध्य विद्यालय किन्नर चोला जैतपुर की है। स्थानीय लोगों ने स्कूल समय के दौरान बिना अनुमति के बच्चों को धार्मिक पुस्तक बांटने का आरोप लगाया। कुछ लोगों को देखा और सरकारी स्कूल में पहुंचकर क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों पर पुस्तक बांटने के आरोप लगे। सूचना पर जिला प्रशासन ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। भगवानपुर स्थानीय वाराणसी और हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अभी सुबह में एक संज्ञान आया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय मीडिया में कुछ ईसाई मिशनरी के कुछ प्रचारक बिना प्रधानाध्यापक की अनुमति के सरकारी विद्यालय में प्रवेश किए और बच्चों को कुछ धार्मिक किताबें वितरित की, जो कि श्रद्धानुचित है। हमें सूचना मिली, हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर आए तो हम लोग को जाँच किया। जाँच में पाया कि जो स्कूल के एचएम हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया था स्कूल में आने से, बावजूद उसके 2 प्रचारक स्कूल में आए और उनके द्वारा बच्चों को धार्मिक किताबें वितरित की गई। सभी लोगों पर सर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, सभी के विरुद्ध हम लोग थाना ले जा रहे हैं, पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर थाना क्षेत्र के 2 स्कूल हैं, एक आपका निबिया में प्राथमिक विद्यालय और जैतपुर में। वहाँ के जो प्रिंसिपल उनके द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्ति अनऑथराइज्ड रूप से उनके स्कूल में घुसकर कुछ प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग सबसे वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने जो भी लोग वहाँ पढ़ते उनसे जानकारी लिया। वो लोग अनऑथराइज तरीके से गलती से किसान को बताया कि जब वो स्कूल के परिसर में प्रवेश कर गए, उनके द्वारा जो पठन पाठन का कार्य होता है उसको अवरुद्ध कर दिया गया। हम लोगों ने तत्काल सबको हिरासत में लेते हुए हम लोगों ने उसको क्या करते हैं, प्राथमिकी भी दर्ज कराई हुई है और उनके पास कुछ जब्ती भी हम लोगों ने किया हुआ है और सभी को से बाकी पूछताछ हो रहा है कि उनके द्वारा बहुत किस तरह का कार्य। हम लोगों ने कुल 18 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिसमें 13 व्यक्ति बाहर के हैदराबाद के रहने वाले हैं। और बिहार में डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2600 के पार हो गया। सर पटना में अब तक 1300 डेंगू मरीज मिले हैं। पटना के कई इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट बन गए। बारिश के बाद मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसे देखते हुए आईजीआईएमएस के डेंगू वार्ड में बेड की संख्या में बढ़ोतरी की गई। आईजीआईएमएस का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लाख प्रयास के बाद भी डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यानी राज्य में अगर मरीजों की संख्या की बात करेंगे 2600 के पार पहुंच गई है, जबकि सबसे अधिक मरीज पटना जिले में मिले हैं। अब तक पटना जिले में 1300 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ऐसे में सभी अस्पताल लगातार अलर्ट पर है। आईजीआईएमएस में बात करेंगे तो अब बेड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है, क्योंकि रोजाना यहां नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। सीधी बातचीत करेंगे, अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ। क्या लग रहा है कि अब दुर्गा पूजा का त्योहार भी है लेकिन डेंगू पर ब्रेक नहीं लग रहा? सरकार और संस्थान
दोनों का प्रयास है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से हम तुरंत निपट सकें। आप हमारी तैयारी देख सकते हैं, हमारे सिस्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और सुबह से ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी डॉक्टर हमारे साथ हैं जो लगातार राउंड कर रही हैं और अभी तक जो 40 बेड है हमारे, उसमें 5 बेड जनरल वार्ड के और 5 बेड स्पेशल वार्ड के, इसमें पेशेंट्स हैं, टोटल 10 पेशेंट्स हैं। 30 बेड हमारे पास अभी भी खाली है। अगर कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो जिसको जरूरत हो भर्ती करने की, उसको हम लोग भर्ती कर सकते हैं। डेंगू से बचने के लिए आसपास में पानी ना जमने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और हाइजीन का भी पूरी तरह से ख्याल रखें ताकि डेंगू जो है आप पर हावी ना हो और बिहार जो है डेंगू की चपेट से जल्द निपट सके। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर कटिहार से आपको बताएं, जहां के बरारी, कुर्सेला और मनिहारी बाढ़ की चपेट में हैं। और ऐसे में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कटिहार के कुर्सेला से जुड़े बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। पप्पू यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के साथ ही लोगों के राहत सामग्री का वितरण भी किया और बाढ़ पीड़ितों के साथ बैठकर खाना खाया। साथ ही सांसद ने जल्द बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था बहाल करने की मांग कर दी है। कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत है। कई गांव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की बातें आपने सुनी। बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है और कहा है कि कहीं पर भी मुकम्मल व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई। पैसों का बंदरबाट हो रहा है, लोगों तक सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही। बढ़ते अगली खबर की ओर। नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक नदी उफान पर है। 28 और 29 सितंबर को गंडक में लगभग 4.3 लाख क्यूसेक वाटर का डिस्चार्ज का अनुमान है, जिस कारण छपरा के पास से गुजरने वाली गंडक नदी के तटीय प्रखंडों में ज्यादा पानी आने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर पलायन करने की अपील की है। और भागलपुर के बेलखौरिया पंचायत के मुखिया ब्रजेश कुमार कुशवाहा का राजपुर गांव के ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। सरकारी मदद नहीं मिलने के कारण नाराज लोगों ने मुखिया का घेराव किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि राजपुर गांव के लोग कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सरकारी मदद मनियारपुर गांव के लोगों को मिल रही है। जबकि मुखिया ब्रजेश कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि 2 जगह सरकार की तरफ से और 1 जगह निजी कोष से खाने की व्यवस्था की गई है। मुखिया जी कहे कि खाना सबका मुखिया जी कौन मुखिया जी यह दिक्कत है कि मुखिया जी कह कि राजपुर में पानी नहीं है। जब भी खाना मिल लो ये मनियारपुर और बसाब जो खाना बना लो ये वहाँ पर है नहीं। बाकी लोग आए भी बोलल जाए कि ये वोट नहीं दिले। मेरे पंचायत में 20 ठो बस्ती है और 13 गो वार्ड है। ऊपर से आदेश एक ही जगह शिविर लगाने का आदेश था, लेकिन मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया कि मेरे यहाँ 2 जगह शिविर लगना है और 2 जगह शिविर लगवाया और 13 जगह संभव न है। ऊपर से आदेश भी न है। जनता को जहाँ सुविधा मिले हम 3 जगह लगवाए हैं।
अगली खबर नवादा से, जहां डायल 112 की टीम पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डायल 112 की पुलिस के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नवादा के कहुआरा गांव का है। जानकारी के अनुसार वीडियो सोमवार का बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों की पहचान करते हुए FIR दर्ज करा दी है और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी भी बताया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। और खबर गोपालगंज से है, जहां एक शातिर अपराधी विक्की शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार अपराधी अवैध रूप से हथियार और कारतूस की सप्लाई किया करता था। पुलिस ने विक्की को तुरकहा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा कर दिया है कि कारतूसों की सप्लाई सिक्योरिटी गार्ड गुड्डू सिंह के माध्यम से किया करता था और हाल ही में उसने नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड में एक गन हाउस से कारतूस खरीदी थी। पुलिस ने गुड्डू सिंह को भी तुरंत हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जारी है। अंतर्गत पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद किए गए। उसके निशानदेही पे और पूछताछ में जानकारी हुई कि एक व्यक्ति जो कि गार्ड का काम करता था एक कोऑपरेटिव बैंक में, उसके द्वारा अपने लाइसेंस पे गोलियां प्राप्त की जा रही थी शिवा गन हाउस से और उसको लीक की जा। वहीं आरा सदर अस्पताल परिसर के इमरजेंसी वार्ड में जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृत कैदी के हाथ के अंगूठे में काले रंग का निशान है, जिस कारण परिजन जेल पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मामले को लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार के अनुसार जेल में कैदी से मारपीट की कोई जानकारी नहीं है। कैदी को शराब के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जेल में CCTV कैमरे लगे हैं और उनकी भी तलाशी ली जाएगी। जो कुछ भी पता चलेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पहले भी हम जब कॉल आए तो बोले कि पर में दागी कहाँ से है, सिपाही जी से पूछो ले। अतः हल्ला कर लिए थे, इसे 2 छड़ी मार दिए हैं। भैंस गरू है कि मार देते हैं और जानते उसका दिमाग ऐसी है। हम फिर उसको जब घर गए तो उसको समझा कर सिपाही जी को गए कि सर आपका भी बच्चा होगा, मारिएगा मर जाएगा। तो ठीक है, नहीं मारेंगे। इसके बाद हम चले गए कि सुबह आना ही है। क्या लगता है आपको, कैसे मौत हुई होगी? हमारा लड़का है। मौत कैसे हुई होगी, क्या लगता है? मौत हम उसको देखने से उसको मारा गया है। और पूर्वी चंपारण में फर्जी नर्सिंग होम का जाल लगातार फैलता जा रहा है। हर गली और मोहल्ले में बिना वैध कागजात के खुले फर्जी नर्सिंग होम से आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अभियान चलाने का फैसला लिया। बरियारपुर में रंभा नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की। इस दौरान नर्सिंग होम प्रबंधन कोई कागजात नहीं पेश कर सका। अस्पताल में पैथोलॉजी लैब को किचन बनाया गया था, जहां कर्मचारी खाना बनाने और खाने का काम किया करते थे। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन को देने की बात कही, जिस पर आगे की कार्रवाई जारी है। इसका कंप्लेन था रंभा ट्रॉमा सेंटर का, जिससे जांच करने आए थे। क्या अभी कुछ अनियमितता भी मिली है? अनियमितता के बारे में विशेष हम लोग नहीं प्रवक्ता नहीं है, इसलिए नहीं बता। पैथोलॉजी में किचन चल रहा है, आपने भी देखा होगा। पैथोलॉजी लिखा हुआ है और किचन चल रहा है सर। अब तो उसी सबका जांच हुआ है, सबका जांच हुआ है। जांच प्रतिवेदन जमा कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको। खबर बक्सर से है, जहां दिल्ली से अगवा कर ले जाई जा रही बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया। बक्सर RPF पुलिस ने 8 साल की बच्ची को बरामद किया। बक्सर RPF के अनुसार दिल्ली पुलिस से सूचना मिली थी कि डाउन इंदौर पटना एक्सप्रेस से बच्ची को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को ट्रेन से बरामद कर लिया है। अगली खबर रोहतास से है, जहां डेरी के थाना क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय के सामने 8 से 10 गुमटी नुमा दुकानों में चोरी हुई है। चोरों ने लगभग सभी दुकानों पर हाथ साफ कर लिया। कुछ गुमटी का ताला तोड़ा गया तो कुछ गुमटी का दरवाजा तोड़कर सामान की चोरी कर ली गई। चाय नाश्ता और मिठाई की दुकान में चोरी हुई। चोर बर्तन भी अपने साथ लेकर चले गए। जब सुबह दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां चोरी की वारदात हुई वहां से बगल में ही रोहतास के SP का आवास भी है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। सब कवाड़ी तोड़ दिया है, रामा से सब लगा करके तोड़ा है या छेनी लगा करके तोड़ा है। ताला रह गया उसी में और बल्ब बगल से तोड़ दिया है। उसमें से टंकी ले गया, गैस चूल्हा ले गया, सारा सामान ले गया, तिरंगा ले गया, गुटखा ले गया, सिगरेट ले गया, बच्चा का लॉकेट था, सोना का छोटा मोटा धागा टूट गया था, वो भी ले गया गला में से। सुबह में फोन हुआ तो हम आए तो देखे ताला टूटा हुआ है। सारा सामान गायब है। कैश था, कुछ रिचकी था,
करीब 7,000 रुपया था। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।